नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष के बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप थोड़ी सी हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पे इस वक्त काफी कुछ अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि कहने वाले ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है और कांग्रेस पार्टी के लिए अब मुश्किल हो सकती है, लेकिन कई ऐसे ओपिनियन पोल्स हैं जिनका यह कहना है कि लड़ाई दरअसल नेक टू नेक है और इसमें कोई भी पक्ष आगे निकल सकता है। राजस्थान का पिछले दिनों दौरा किया देश की बहुत ही जानी मानी पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी ने। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट फाइल की है। इस रिपोर्ट की हेडलाइन बहुत ही दिलचस्प है। इस रिपोर्ट की हेडलाइन कहती है, एज गहलोत अर्न्स हिज स्ट्राइप्स, कांग्रेस हाईकमान राइड्स द टाइगर इफ रिलक्टेंटली। यानी एक तरीके से कहने का मतलब यह कि अशोक गहलोत का जो कद है वो इतना बड़ा है कि कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल चीते की सवारी कर रहे हैं, और वो भी बहुत हिचकते हुए। इस रिपोर्ट में बहुत मजबूती के साथ ये कहा गया है कि दरअसल राजस्थान का ये चुनाव एक तरीके से कांग्रेस का चुनाव अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये वो चुनाव है जहां एक साल पहले तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ेगी तो शायद 20-25 सीटें जीत पाएगी और उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में पिछले एक सालों में काफी कुछ बदलाव आया, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट में एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि ऐसा लगता है जैसे कि टिकट के बंटवारे में अशोक गहलोत की ज्यादा चल रही है और कांग्रेस आलाकमान की कम चल रही है। साथ ही साथ बीजेपी का भी जिक्र है, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कई बातें हैं, और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि आखिरकार कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को लाने के लिए बीजेपी आलाकमान मजबूर हुआ है और अब उसकी स्थिति पहले से बेहतर दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ राजस्थान के अंदर हो रहा है, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट क्या कहती है, और वो भी नीरजा चौधरी जैसी देश की बड़ी पत्रकार। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इस रिपोर्ट की जो हेडलाइंस है, क्या आपको वाकई में लगता है कि कांग्रेस आलाकमान और चीते की सवारी कर रहा है? अशोक गहलोत तो कांग्रेस आलाकमान के एक तरीके से बहुत ही विश्वास पात्र माने जाते थे, बहुत ही लॉयल माने जाते थे। अचानक आपने ऐसी संज्ञा क्यों दी? देखिए, ये बात आपकी सही है। सबसे बड़े लॉयलिस्ट माने जाते थे अशोक गहलोत, और पिछले साल जब उनका रिवोल्ट हुआ, जो रिवोल्ट माना जाता, डिफाइंस हुआ, क्योंकि हाईकमान की स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने ऑब्जर्वर्स भी भेजे कि वहाँ की कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ऑथराइज करेगी सोनिया गांधी को कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, और अशोक गहलोत दिल्ली मूव करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते। ये सब तय हो गया था अंदर खाने, और फिर सारा पलट दिया अशोक गहलोत ने अपनी स्ट्रैटेजी द्वारा। और जो चीज मुझे राजस्थान के आम जनता द्वारा एक नहीं, दो नहीं, 3-4 लोगों ने पूछी आशुतोष, वो ये था कि हाई कमांड इतना कुछ होते, इतना डिफाइंस होते भी हाई कमांड अशोक गहलोत के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। ये सही है, और उसका कारण है कि स्थिति ऐसी है, रिवोल्ट नहीं चाहते, एक और स्टेट हाथ से निकल जाए वो नहीं चाहते। पर ये भी सही है जो कि लोग कहते हैं राजस्थान में आज, कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जो कि वो टक्कर देने लायक हो गई है। आपने जैसा कहा ना, पिछले साल जब मैं गई थी तो लोग 20-25 सीटों की बात करते थे, बल्कि इंटरनल सर्वे हुआ था कांग्रेस द्वारा जो कि 20-25 सीटें देता था, और आम लोग ये ओपनली कहते थे, जब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है, इतना घमासान युद्ध है, तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं जीत पाएगी, चाहे जो मर्जी कर ले। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो तो शांति कर दी, सचिन पायलट शांत हो गए हैं, और टिकटों के बंटवारे में भी कि सचिन के लोगों को टिकट मिलेंगे। हालांकि 17, 18, 19 जो भी है,
वो बात हो रही है। मोटा मोटा जो चंक है टिकटों का वो कहा जा रहा है, अभी लिस्ट पूरी नहीं आई है, पहली लिस्ट ही आई है, वो अशोक गहलोत डिसाइड करेंगे और हाईकमान उसके साथ जा रही है, उसका विरोध नहीं कर रही है। हालांकि हालांकि उनके 3 खास लोगों को टिकट नहीं मिले हैं, शांति धारीवाल एक है, और ये भी कहा जाता है कि, और इसमें तो रिपोर्ट्स भी निकली हैं कि सोनिया गांधी, जब शांति धारीवाल का नाम आया सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में, तो सोनिया गांधी ने कहा ये वही शख्स है ना, और एकदम सन्नाटा हो गया मीटिंग में। फिर कहा इनके खिलाफ तो करप्शन के चार्जेस थे, तो अशोक गहलोत ने उनको डिफेंड किया। फिर राहुल बोले मुझे कई लोगों ने, जब मैं कोटा से गुजरा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो कई लोगों ने मुझे कहा था कि इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस एलिगेशंस हैं। तो मतलब हाईकमान की तरफ से दिखाया गया कि हम इनके टिकट काट रहे हैं क्योंकि डिफाइंस हमको मंजूर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मोटा मोटा जो अधिकतर टिकट है वो अशोक गहलोत उनकी मर्जी से तय हो रहे हैं। ये अभी अंदर खाने की बात है, सामने बात नहीं निकली है अभी। तो कहीं ना कहीं हाईकमान, ये जो स्टेज क्षत्रप है, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे भूपेश बघेल हो, इस समय मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो ये छत्रप मजबूत हुए हैं, हाईकमान कमजोर हुई है, इसमें दो राय नहीं है। दोनों के बीच बैलेंस बदल रहा है और हो सकता है, जैसा कि मैं कहती हूँ, ये ज्यादा फेडरल फंक्शनिंग की तरफ कांग्रेस पार्टी को ले जाए। बिल्कुल। नीरजा जी, आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत दिलचस्प तरीके से एक जगह आपने जिक्र किया है कि दिल्ली को आंख दिखा दी, दूसरी तरफ आपने एक जगह किसी को कोट किया कि दबंग दमदार नेता। अशोक गहलोत जो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन माने जाते हैं, बहुत ही शालीन नेता माने जाते हैं और अमूमन उनके बारे में कोई बहुत कड़वी बातें कहते हुए नहीं दिखाई पड़ते, सिवाय सचिन पायलट का जो एपिसोड था उस दौरान जब उन्होंने कई कई शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या जो उन्होंने पहले नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी को बचाया और बाद में सोनिया गांधी को आंख दिखाई, क्या इसकी वजह से उनका कद बढ़ गया राजस्थान के अंदर लोगों की नजर में? देखिए, जिस तरह से वो पहले सचिन पायलट का किस्सा उन्होंने सल्टाया, सचिन पायलट जब रिवोल्ट किए थे, और फिर पिछले साल जिस तरह से उन्होंने, लोग कहते हैं ना, बात सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स उनके लोग ओपनली बात करते हैं, लेकिन जो नौजवान तबका है वो इस चीज से प्रभावित है कि देखो इन्होंने दिल्ली को भी आंख दिखा दी। मतलब एक मजबूत नेता, हालांकि सॉफ्ट स्पोकन है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आज जो दौर है, नरेंद्र मोदी को नौजवान तबका क्यों देखता है? दबंग हैं और दमदार हैं, और एक शख्स ने तो कहा दादागिरी भी चलती है उनकी, तो मैंने कहा दादागिरी, मेरा मतलब है दमदार है। तो ये चीज पसंद कर रहे हैं लोग कि मजबूत नेता है, और जैसा कि मोदी कहते हैं ना, मैं हूं ना, मेरे तो उस तरह का नेता यंग लोग पसंद कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये चीज भी पसंद की है अशोक गहलोत के बाद, कि हाईकमान को दिखा दिया, अपनी जगह दिखा दी। मतलब एक लिहाज से कहें तो इस क्राइसिस ने अशोक गहलोत को ने अपने आप को रीइन्वेंट किया और लोगों को यह बात पसंद आ रही कि चलो कम से कम राजस्थान से एक बहुत ही मजबूत दमदार नेता है जो ना तो नरेंद्र मोदी से दबता है ना सोनिया गांधी से दबता है, ये लोगों को पसंद आ रहा। लेकिन आपने वेलफेयरिज्म का भी जिक्र किया। पिछले एक साल में अशोक गहलोत की बहुत सारी जो लोक लुभावन नीतियां हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसकी बहुत चर्चा हो रही, खासतौर पर जो जिस तरीके से इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बातचीत की गई, जिस तरीके से मोबाइल फोन के बारे में बातचीत हो रही है, तो क्या इसका ग्राउंड में असर दिखाई पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल ये सारी चीजें नीतियों के स्तर पर तो ठीक है, लेकिन इनका जमीन पर उतना असर नहीं है क्योंकि उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। देखिए, ये जो चिरंजीवी स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम जो है, 25 लाख हॉस्पिटलाइजेशन का और एक्सीडेंट का अलग है, तो उसका असर तो हुआ है, बहुत लोग बात करते हैं। और मैंने कुछ डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक है, ये हो सकता है कि 25 लाख पूरा नहीं मिला हो कई लोगों को, हो सकता है 7, 8, 9 लाख मिला हो, पर ये उन लोगों को मिला है जो गरीब तबके के भी हैं, तो उसका असर है। और जो आप मोबाइल्स की बात कर रहे हैं ना, स्मार्टफोन की,
वो तो मैंने गांव में शेखावती के सिकर गांव के गांवों में देखा। वो बोल रहे हैं, कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा मेरी लुगाई को तो मिला ही नहीं। मतलब औरों को मिला, मेरे पड़ोस में मिला, मेरे को नहीं मिला है। तो उसके बारे में एक्साइटमेंट है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी, जो मुझे लगता है आगे जाके उसका असर होगा, वो फूड पैकेज दे रहे हैं। उस फूड पैकेट में जो एक तो पीडीएस सिस्टम है ना, जिसमें अनाज मिलता है, वैसे भी अनाज दिया गया है, पर इस फूड पैकेट में दाल भी मिल रही है, तेल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है। तो हम जो आशुतोष कई बार क्रिटिसिज्म करते हैं ना पीडीएस सिस्टम का, कि उसके अंदर रिफॉर्म की जरूरत है क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं जाती है उसमें, वहां उस रिफॉर्म की शुरुआत की है इन्होंने। अगर ये जा रहा है गरीब फैमिलीज को, दाल भी उसमें है, प्रोटीन भी जा रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग कदम लिया है, जिसके बारे में मेरे ख्याल और चर्चा होनी चाहिए और स्टेट्स में भी होनी चाहिए। क्या अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है? 5 साल सरकार रहे, और पंजाब और राजस्थान के बारे में कहा जाता है पेंडुलम स्टेट है, हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर है? क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देखा आपने? क्या एमएलए से खिलाफ आपने देखा? और इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ है, और उस मायने में अशोक गहलोत के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने एमएलए को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चीफ मिनिस्टर बनने दिया। ये लोग कहते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का चीफ मिनिस्टर है एमएलए, फीफडम की तरह है, जो मर्जी आए करता है, बहुत बेहद बेतहाशा करप्शन है, और ये अशोक गहलोत ने होने दिया है। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है उनके खिलाफ। और मैं ये नहीं कह रही, जो टक्कर देने की स्थिति में कांग्रेस को ले आए हैं लोग, तो आंकड़े भी देते हैं कि 70-80 सीटें जरूर आ जाएंगी। पहले 20-25 की बात कर रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि नेसेसरली वो जीतेंगे। मुझे अभी आज की स्थिति में लगता है भाजपा आगे है, फ्रंट फुट पे है। लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ, टक्कर, लोग कह रहे हैं टक्कर देने की स्थिति में ले आए हैं कांग्रेस को। ये जो टक्कर देने की स्थिति में ले आए हैं राजस्थान के अंदर, क्या जो टक्कर देने की स्थिति में लाने का मतलब ये कि सिर्फ अशोक गहलोत का अपना करिश्मा है, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फैक्शंस में बटी रही, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रमोट नहीं किया गया, जिस तरीके से उनको एक तरीके से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई है, उसका असर है? निराशा बीजेपी से ज्यादा है, या कांग्रेस से उम्मीदें बढ़ी इस वजह से यह हालत हुई है? सोशल वेलफेयरिज्म बहुत बड़ा कारण है जो अशोक गहलोत ने किया है, उनको फायदा देने का, और वसुंधरा राजे सिंधिया को मार्जिनलाइज करने की कोशिश भी एक कारण है, जिसकी वजह से भाजपा के नेतृत्व को अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी पड़ी है, क्योंकि सेकंड लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया को भी टिकट मिला है, उनके लोगों को भी टिकट मिला है। फर्स्ट लिस्ट के बाद जब मैं लोगों से बात की भाजपा में, तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया के लोगों का सफाया होने जा रहा है। सफाया वाज द वर्ड यूज्ड। तो ये नहीं हो पाया, क्योंकि हाईकमान समझ रही है कि अगर ये टक्कर की स्थिति में आ रहे हैं तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी वही स्ट्रैटेजी है कि रमन सिंह को टिकट देना और रमन सिंह के सारे मिनिस्टर्स को टिकट दे देना, जबकि पिछले 4 साल 4.5 से वो हाशिए पे हैं, कहीं नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत प्रैग्मेटिक तरीके से भाजपा की स्ट्रैटेजी है। और आगे पिछले साल जब मैं गई थी ना राजस्थान में आशुतोष, तो आम लोग गांव में बोलते थे अगर भाजपा वसुंधरा राजे की लीडरशिप में दोबारा लड़ती है चुनाव 2023 में, तो बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि उनकी एक मास अपील अभी भी कायम है। क्या लगता है आपको, क्यों बीजेपी ने या बीजेपी के आलाकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया को इतना इंतजार करवाया, एक तरीके से उनको ह्यूमिलिएट कराया, उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया? इसके पीछे क्या कारण आप समझती, जबकि वो वहां की सबसे बड़ी नेता बीजेपी की है, सबसे 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, और मास अपील उनकी है? देखिए, उस रिलेशनशिप में जो लीडरशिप है और वसुंधरा राजे सिंधिया की बीच में टेंशन की रिलेशनशिप रही है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने जब स्वेरिंग इन हुई थी पहले, तो वसुंधरा राजे सिंधिया वहां गई भी नहीं थी, उनके एमपीज भी नहीं गए थे, और उसके बाद कई किस्से हुए जिससे हुआ है, और वो सलट नहीं पाया है।
और भाजपा के हाईकमान की थिंकिंग भी है कि नई लीडरशिप को लाया जाए। जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है उनको चेहरा नहीं बना रहे हैं, शिवराज चौहान को नहीं चेहरा बना रहे हैं, रमन सिंह को नहीं बना रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, और जब अगर सरकार बनाने की स्थिति होती है तो फिर कोई और बनेगा। इन तीनों में से तो कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है आज की स्थिति में। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाना ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक है या फायदे का सौदा है? मुझे लगता है अगर नहीं, अगर बनाते तो जीत ज्यादा संभव थी, ज्यादा पक्की थी। ज्यादा पक्की थी। आज की तारीख में आपको लगता है कि अभी बीजेपी की जीत पक्की नहीं है? पक्की नहीं। लोग जो कहते हैं ना, तो ये कहते हैं कि 110 आ जाएंगी, 115 आ जाएंगी, और टक्कर की जब बात कहते हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 10% चांस है कि गहलोत निकाल ही ले जाए बाजी। अगर ये सोच है, अगर ये थिंकिंग है, और ये भाजपा के समर्थक और भाजपा के लोग कहते हैं, सिर्फ कांग्रेस समर्थक नहीं कह रहे हैं, ये जो अंदर खाने प्राइवेटली बोलते हैं। मतलब क्लियर स्थिति हो जानी थी अगर वसुंधरा राजे को लाते तो। बिल्कुल, आपने बड़ी दिलचस्प लाइन आपके अखबार में है, अब इस रिपोर्ट में है कि दोनों भाई बहन हैं। ये एक अटकल लग रही थी जब ये हो रहा था कि शायद वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट ना मिले या उनके लोगों को टिकट ना मिले या उनको फेस ना बनाया जाए, तब ये अटकल लग रही थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ तो करेंगे, शायद बगावत ना करें, लेकिन वो और अशोक गहलोत मिलकर कुछ ऐसा खेल कर देंगे जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार ना बने, या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि अगर बीजेपी की बनने वाली हो तो वसुंधरा राजे बने और अगर कांग्रेस की बनने वाली तो अशोक गहलोत की बने। ये जो इक्वेशन कहा जा रहा भाई बहन, इसका क्या मतलब निकालती हैं आप? ये तो आम लोगों ने, गांव के लोगों ने ये शब्दावली यूज की, और लोगों को पता है कि जब पायलट का किस्सा हुआ था 2020 में, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने अशोक गहलोत की मदद की थी। ये आम बच्चा बच्चा जानता है, जैसे कहा जाता है, कहते हैं लोग। तो आज भी अगर उनको टिकट नहीं देती हाईकमान वसुंधरा राजे को और उनके लोगों को काट देती, तो क्या वसुंधरा राजे अंदर खाने अशोक गहलोत की मदद करेंगी? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे, और कैसे मदद करेंगी? तो ये भाई बहन का जो कहा गया ना, है तो उनका पहले से भी अच्छा रिश्ता, अब भी रिश्ता है, तो क्यों नहीं एक दूसरे की मदद करेंगे, ये लोगों का मानना था। लेकिन अब तो मिल रहे हैं जी, अब तो उनके लोगों को मिल रहे हैं। ये जो माइनस वसुंधरा जिन तमाम नेताओं को खड़ा करने की कोशिश वहां की गई, चाहे वो शेखावत को खड़ा करने की कोशिश की गई, सतीश पुनिया को खड़ा करने की कोशिश की, क्या इन लोगों की जमीन पे कोई अपील है? क्या आपने देखा कोई अपील है? देखिए, पुनिया की तो काफी मेहनत की उन्होंने, जितने साल रहे वो, और लोग उसका जिक्र भी करते हैं। और जो एक नई शख्सियत को तैयार कर रही है भाजपा, वो है दिया कुमारी। जयपुर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी रॉयल है, महाराजा भवानी सिंह की बेटी हैं, पहले एमएलए रही हैं। तो अब सीएम के लोग, जो बुदबुदाहट है ना वहां, और उनके घर में तो इतना तांता लगा हुआ था, क्योंकि एक बुदबुदाहट है कि आगे ये बन सकती हैं, पर जरूरी नहीं है इमीडिएटली बने, पर आगे के लिए ग्रूम किया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में भी कहा जाता है कि डार्क हॉर्स वो हो सकते हैं। अगर पहले कहा जाता था ओम बिरला के बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनको नहीं स्पेयर कर सकते हैं, तो ये गजेंद्र सिंह जी का नाम बहुत सीरियस इनसाइडर्स द्वारा लिया जाता है। कितना सही है नहीं, लेकिन ये तो स्थिति तब बनेगी जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता है और भाई बहन के बीच में कोई दोस्ताना रवैया नहीं होता है, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी कच्ची गोली तो नहीं खेलेंगे कि भाई बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति पैदा हो जाए फिर क्या मैं तो एमएलए बन के रहूंगी। वो तो संभव वाली बात नहीं समझ में आती। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात है, जो 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 राजस्थान के चुनाव को पिछले कई सालों से लगातार प्रभावित करता रहा, वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो प्रतिद्वंदिता, मैं दुश्मनी नहीं कहूंगा, प्रतिद्वंदिता थी, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है? और क्या
देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सचिन पायलट को शांत तो करवा दिया है और एक ही स्टेज पे दोनों रहे। गहलोत ने कहा कि मैं उनके लोगों के टिकट नहीं मैं काट रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना विरोध किया है। लेकिन जो चीज, अगर उन्होंने ये भी इशारा किया है कि अगर पार्टी पावर में आती है, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं कुर्सी के पीछे नहीं भागता हूं, कुर्सी मेरे पीछे भागती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया, मोर और लेस क्लैरिफाई किया कि अगर जीतती है तो दावेदार वो होंगे, कोई और नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है यंग लोगों के बारे में कांग्रेस के अंदर, अगर वो मेहनत भी करते हैं, सालों मेहनत करते हैं और सब कुछ झोंक देते हैं उसके लिए, तो क्या उनको सालों 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 दशकों वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के सरदार उनको आगे नहीं आने देंगे। तो यंग लोगों के लिए ये बहुत ही निराशाजनक चीज है सचिन पायलट का किस्सा, क्योंकि अगली बार भी अगर गहलोत बनेंगे तो सचिन को तो 10 साल वेट करना पड़ेगा ना, सचिन पायलट को। तो और यंग लोग कई छोड़ के चले गए हैं कांग्रेस को, क्योंकि उनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो ये चीज, इस चीज को से जूझना पड़ेगा कांग्रेस को। नीरजा जी, एक सवाल यहाँ पे है कि आज की तारीख में चूंकि हम राजस्थान स्पेसिफिक सारी बातें कर रहे हैं और राजस्थान के ऊपर ही आपकी रिपोर्ट है, इस चुनाव में तुरप का पत्ता कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया या अशोक गहलोत? वसुंधरा राजे सिंधिया का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फाइनली अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अगर उन तक आना पड़ा तो ये अपने आप एक बड़ी घटना है राजस्थान को लेकर, एक बड़ी राजनीतिक घटना इस लिहाज से, क्योंकि ये दोनों लोगों के बारे में माना जाता है ये अमूमन झुकते नहीं, एक बार जो फैसला कर लेते हैं उस पर अड़े रहते हैं। इसका मतलब यह माना जाए कि वसुंधरा राजे के सामने मोदी और अमित शाह झुके। और सेम स्थिति अशोक गहलोत के बारे में है कि जो नेहरू गांधी परिवार के बारे में कहा जाता है कि वो भी जो फैसले कर लेते फिर उस पर अड़क रहते। और आपने कहा ये चीते की सवारी कर रहे हैं लोग। आपकी नजर में आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत में से तुरुप का पत्ता कौन है? कौन इस चुनाव को वाकई में तय करेगा कि चुनाव कौन जीते कौन हारे? दोनों भाई बहन भाई का बहुत बहुत ही क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन था, एक नौजवान के द्वारा था ये। आपकी वसुंधरा से मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है, मैंने कोशिश की पर मुलाकात नहीं, ना मेरी अशोक गहलोत से हुई, दोनों से नहीं। अशोक गहलोत से नहीं। लेकिन अब फाइनल सवाल आपसे, आपको लगता है कितनी सीट का फर्क रहेगा दोनों के बीच में? कितनी सीटों का फर्क रह सकता है दोनों पार्टियों के बीच? एक मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, एरिया वाइज नहीं गई हूँ। कुछ एरियाज कवर किए हैं, रैंडम है, एक माहौल, एक फीलिंग को सेंस करता है, तो ये कहना सीटों के बारे में बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। बट टफ फाइट है, टफ है। फाइट है, फाइट जरूर है, अभी शुरुआत हुई है ना। अब ये लोग पिटारे से क्या निकालते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये भी देखने लायक चीज होगा। और इसका भी जिक्र बहुत लोगों ने किया, अभी वेट करिए, मोदी को चुप बैठने वाले नहीं है जी। ठीक है नीरजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बिजी शेड्यूल से मैंने थोड़ा सा वक्त चुरा लिया आपको प्रेशर में लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू आशुतोष।